हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे सीन बाय सीन गोल्डन आवर्स इस यूट्यूब चैनल पे मनपूर्वक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन तेलुगु कोर्ट रूम मूवी लेकर आई हूँ, जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को झंझोड़ देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यह एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2013 में विशाखापट्टनम शहर से, जहां हमारे सामने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीन आता है। यहाँ एक टीनेज लड़के का केस चल रहा होता है जिसका नाम है चंदू, और देखने में ऐसा लग रहा था कि यह केस काफी दिनों से कोर्ट में अटका हुआ है। अब दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जज इस केस को अगले मंडे तक पोस्टपोन कर देता है और कहता है कि मंडे को फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट में हर तरफ इसी केस की चर्चा हो रही थी। कोई कहता है चंदू को 10 साल की सजा हो, तो कोई कहता है नहीं 14 साल की सजा हो। अब इस बीच चंदू के कुछ रिलेटिव्स कोर्ट के बाहर निकलकर पास की चाय की दुकान पर जाकर बैठते हैं। अब वहाँ एक वकील भी मौजूद होता है जो उनसे कहता है, अरे भाई, मैंने चंदू की केस के बारे में सुना है, यह बहुत ही टफ केस है। पर हाल ही में विजयवाड़ा में भी एक ऐसा ही केस आया था, लेकिन मोहन राव का सीनियर लॉयर्स उसे जीत गया था। तो वैसा कोई वकील अगर तुम्हें मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो यह सुनकर चंदू का वह रिश्तेदार शरण मुगम कहता है कि सर, आप प्लीज मुझे मोहन राव का नंबर दीजिए, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो वकील हंसते हुए कहता है, अरे उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, पर मेरे पास उनके एक असिस्टेंट तेज का नंबर है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम मोहन राव के उसी असिस्टेंट तेज को देखते हैं जिसका सपना होता है वह एक दिन बहुत बड़ा वकील बने, पर मोहन राव ने उसे ऐसा मौका कभी नहीं दिया। तेज मोहन राव के साथ असिस्टेंट की तरह काम कर रहा होता है और उसके ऑफिस में लहरी नाम की एक लड़की भी थी, वो काम कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मोहन राव तेज को बुलाता है और वह कहता है कि फौरन कोर्ट जाओ और सारे पेपर्स तैयार रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसी मोमेंट पर शरण मुगम भी तेज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे मोहन राव सर से अपॉइंटमेंट चाहिए, एक केस के बारे में बात करनी है। तो तेज जवाब देता है, तुम फ्राइडे को आ जाओ, मैं सर से तुम्हें मिलवा दूंगा। अब यहाँ सीन सीधा कोर्ट में शिफ्ट होता है जहाँ मोहन राव किसी केस को लड़ने जाता है। असल में यह केस एक लॉरी ड्राइवर का है जिसमें एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिया था और फिर मरे हुए शख्स के बेटे ने ड्राइवर पर केस ठोक दिया था। और यहाँ मोहन राव ड्राइवर की तरफ से लड़ रहा है। वह अब मरने वाले के बेटे से सवाल करता है कि जिस जगह तुम्हारे पिताजी रोड क्रॉस कर रहे थे वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग थी, तुम्हारे गाँव का नेम बोर्ड था क्या? ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। तो बेटा कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो मोहन राव कहता है कि फिर तुमने इस ड्राइवर के ऊपर केस क्यों किया? वो लड़का कहता है कि सर, ड्राइवर के ट्रक में भारी माल लगा हुआ था और वह काफी स्पीड से रोड से जा रहा था, जिस वजह से उसने मेरे पिता को कुचल दिया। यह सुनकर मोहन कहता है कि जज साहब, ट्रक का काम है माल को लादना और वह ओवरलोडिंग नहीं कर रहा था। ऊपर से हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड मानी जाती है। इसके अलावा वहाँ कोई जेब्रा लाइन भी नहीं थी कि ड्राइवर स्लो कर सके। तो गलती यहाँ ड्राइवर की नहीं बल्कि इस लड़के के पिता की है, जिन्होंने ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए रोड को क्रॉस करने की कोशिश की। इस तरह जज उसकी दलील से सहमत हो जाता है और मोहन राव केस जीत लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो दलील मोहन राव कोर्ट में दे रहा था वह बाहर बैठे बैठे तेज गेस कर चुका था। यह देखकर वह सोचता है कि अगर यह केस मेरा होता तो मैं भी यही पूछता और मैं ही जीत जाता। अब मोहन राव अपने ऑफिस लौटता है और वहाँ वो अपने सभी असिस्टेंट से कहता है कि एक जमीन का नया केस आया है और इसे कौन डील करेगा। तो अब वहाँ हर लॉयर के पास पहले से ही ढेर सारे केसेस होते हैं और इसी बीच तेज मौके का फायदा उठाकर कहता है कि सर, मैं यह केस ले लूंगा। लेकिन मोहन राव उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है, ठीक है, मैं खुद ही इसे डील कर लूंगा। अब यह देखकर तेज बहुत मायूस हो जाता है कि इतने साल हो गए, सर ने मुझे एक भी केस क्यों नहीं दिया। पर रात होने पर वह वापिस हिम्मत जुटाकर मोहन राव के पास जाता है और कहता है कि सर, मुझे वह केस डील करने दीजिए, मैं अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। तो मोहन राव जवाब देता है कि तेज, मुझे तुम्हें केस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले तुम मेरे सवाल का जवाब देना। अगर उसका जवाब तुमने सही दिया तो मैं तुम्हें यह केस दूंगा। फिर वह पूछता है कि अच्छा बताओ, रेलवे ट्रैक पर एक तरफ एक आदमी है और दूसरी तरफ 5 आदमी हैं, लेकिन तुम्हें चैन खींचना हो तो बताओ किसे बचाओगे? यहाँ तेज सोचता है और कहता है कि सर, एक तरफ एक जान है और दूसरी तरफ 5, इसलिए मैं 5 को बचाऊंगा। तो मोहन राव इसका कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराते हो तेज को थपकी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो तेज कोर्ट में मोहन राव से कहता है कि सर, मैंने कल ही सही जवाब दिया था ना, अब तो मुझे वह केस दे दीजिए। तो मोहन राव जवाब देता है, हाँ तेज, तुमने कल रात यही कहा था ना कि 5 लोगों को बचाओगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वहाँ 5 बंदे असल में एंटी सोशल क्रिमिनल्स है और कुछ लोगों को मार चुके हैं, उनका केस भी कोर्ट में चल रहा है। तो चलो अब बताओ कि अब तुम किसे बचाओगे। तो तेज सोचकर कहता है कि सर, अगर वह क्रिमिनल्स है तो मैं उस एक बंदे को बचाऊंगा। यह सुनकर मोहन राव फिर से शाबाशी देकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन तेज फिर से मोहन राव को इस सवाल दोहराता है कि सर, वह केस मुझे कब देंगे। तो मोहन राव हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुमने कहा था कि एक को बचाओगे, लेकिन यहाँ फिर से एक और ट्विस्ट है। वह जो 5 बंदे हैं उन्होंने जानबूझकर क्राइम नहीं किया था, बल्कि वह
वह क्राइम उन्होंने समाज की भलाई के लिए किया था, अब बताओ आप क्या करोगे। यह सुनकर तेज फट से कहता है कि तो सर मैं उस एक बंदे को मारकर इन 5 को बचाऊंगा। इसके बाद मोहन राव फिर से उसे अप्रिशिएट करता है और फिर से निकल जाता है। अब तेज सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह ट्विस्ट कब खत्म होगा यह पता नहीं, लेकिन अगले दिन ऑफिस में तेज फिर उसे उस केस की बात करता है तो मोहन राव वही सवाल दोहराता है और कहता है कि तेज एक और ट्विस्ट है, असल में वह जो अकेला आदमी खड़ा है ना वह उन 5 का पिता है, तो बताओ अब क्या करोगे। अब इस बार तेज का दिमाग चकरा जाता है और वह कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। खैर इसके बाद फ्राइडे आता है तो शरण मुगम और एक दूसरा बंदा तेज से मिलने पहुंचता है। वह उसे बताते हैं कि मंडे को चंदू के केस की फाइनल हियरिंग है। यहाँ शरण मुगम कहता है कि चंदू पर एक पॉक्सो एक्ट लगा है और वह पिछले 48 दिन से रिमांड में है, ऊपर से उसे बेल नहीं मिली है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो यह सुनकर तेज चौंक जाता है और कहता है और तुम इसे अब ला रहे हो वह फाइनल हियरिंग से पहले। तो इस तरह अब वह चंदू की फाइल स्टडी करने लगता है और तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। अब तारीख होती है 1 जनवरी 2013, जहाँ हम चंदू को देखते हैं जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ छोटे घर में रहता है। असल में चंदू का फादर एक वॉचमैन होता है और उसकी माँ अपार्टमेंट के पास कपड़े प्रेस करने का काम करती है। अब चंदू की बात करें तो वह इंटरमीडिएट में कुछ सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, इसलिए उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम जैसे तैसे इंटर को पास करो, बाकी मैं तुम्हें अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलवा दूंगा ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। हालांकि चंदू पढ़ाई पर फोकस नहीं करता और छोटे छोटे जॉब्स करता रहता है ताकि खुद का खर्चा उठा सके। असल में उसकी सोच यह होती है कि बिना पढ़ाई के भी पैसा और पोजीशन मिल सकती है, सिर्फ सारा मेहनत का खेल है, चाहे वह पढ़ाई में मेहनत करो या काम में मेहनत करो। खैर आज अब चंदू नहाने जाता है तो उसे पता चलता है कि शैम्पू नहीं है, इसलिए वही उन्हें आधे कपड़ों में बाहर दुकान पर पैकेट लेने जाता है। अब वही हम जाबेली नाम की लड़की को देखते हैं जो नए साल के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीद रही होती है। तभी अचानक चंदू का दोस्त वहां आता है और कहता है हैप्पी न्यू ईयर चंदू। तो चंदू जवाब देता है अरे सिर्फ नाम का न्यू ईयर है, कैलेंडर बदलता है, लोगों का कैरेक्टर नहीं जो इतनी खुशी मना रहे हो। अब जाबेली उसकी यह बात सुन लेती है और उसे चंदू काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हम देखते हैं कि चंदू के घर के पास रहने वाली नित्या नाम की लड़की जाबेली की सहेली होती है, इसलिए वह नित्या से चंदू का नंबर लेती है और चंदू को फौरन फोन करके डांटती है। वह कहती है कि खुद को ऋतिक रोशन समझते हो का जो बिना शर्ट के पोजिंग दे रहे हो, अरे कोई न्यू ईयर विश करे तो विश करो ना, अपना ज्ञान मत बांटो। यह सुनकर चंदू चौंक जाता है और सोचता है कि अरे कोई लड़की मुझे काउंटर दे रही है। अब उसी रात में जाबेली का घर दिखाया जाता है जहां सभी मिलकर उसकी छोटी बहन की बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। असल में जाबेली अपनी छोटी बहन और माँ के साथ अपने मामा के घर पर रहती है क्योंकि उसके पिता की कुछ सालों पहले डेथ हो चुकी थी। अब मामा और घर के बाकी लोग जाबेली और उसकी बहन को बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है। पर तभी मंगापति नाम का एक आदमी वहां आता है जो उस घर का दूसरा दामाद है। वह उस बर्थडे गर्ल को देखते हुए मुंह ही बना लेता है और केक काटने तक चुपचाप साइड में खड़ा रहता है, लेकिन फिर डिनर के वक्त वह सबको डांटता है और कहता है कि इस बच्ची को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए, देखो इसका पूरा हाथ दिख रहा है। फिर मंगापति अपने साले को कहता है कि आज तुमने इसको ऐसे कपड़े पहनाए हैं, कल को मेरी बेटियां भी ऐसा करेगी तो सोचो बच्चे बिगड़ते हैं। इस तरह एक छोटी सी बात पर हंगामा मच जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि घर वाले फौरन उस बच्चे के कपड़े ही बदल देते हैं। अब इसी बीच अचानक चंदू जाबेली को फोन करता है यह जानने के लिए कि आखिर सुबह फोन करने वाली लड़की कौन थी, पर जाबेली के मौसा यानी मंगापति के घर में होने की वजह से वह फोन नहीं उठाती और कॉल कट कर देती है। तो यह देखकर मंगापति पूछता है कि किसका फोन आया था, तो वह कहती है कि कोई नहीं, कस्टमर केयर वाले है। असल में जाबेली का फादर अब इस दुनिया में नहीं है। मंगापति इस चीज का फायदा उठाता है और वह पूरे घर को कंट्रोल में रखता है। दूसरा उसका ससुर भी बहुत बुरा है, इसलिए वह भी कुछ ही नहीं बोल पाता। अब हम अगले दिन सुबह चंदू के घर में देखते हैं कि चंदू अपने एक काम पर जाता है और तभी जाबेली कॉलेज जाते वक्त उसे फोन करके डांटती है कि रात को कॉल क्यों किया था, पहले सॉरी बोलो। इस तरह फोन पर दोनों झगड़ा करते हैं और बात यही खत्म हो जाती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद जब जाबेली घर लौटती है तो वहाँ मंगापति पहले से बैठा होता है जो उससे पूछता है कि इतना लेट क्यों हुआ, तो वह कहती कि मौसा जी रिकॉर्ड लिख रही थी। फिर मंगापति कहता है कि जो भी हो जल्दी आया करो बेटा, तुम बड़ी हो, तुम्हारे पीछे 4 बहनें हैं, वह क्या सीखेगी। अब चंदू दिन में फिर से कॉल करता है लेकिन जाबेली फोन कट कर देती है और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसी बीच एक दिन प्रभास की मूवी रिलीज होती है और हम देखते
देखते हैं कि चंदू अपने दोस्तों के साथ थिएटर में बाहर मौजूद होता है। तभी हम देखते हैं कि जाबेली और उसकी दोस्त नित्या भी वहां आती है और फिर सभी को पता चलता है कि नित्या ने चंदू को पहले से ही बता दिया था कि मेरी सहेली भी मूवी देखने जाना चाहती है, इसलिए उनके टिकट्स भी लेकर रखना। खैर, अब एक लड़की कहती है चलो अंदर चलते हैं, जल्दी से सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन चंदू कहता है थोड़ा सब्र करो, हमारी सीट कंफर्म है, इसलिए भीड़ में घुसेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी आजकल लोग छिछोरी हरकतें करने से बाज नहीं आते। वह कहता है कि एक बात याद रखना, ब्रेक में बाहर मत आना, जो चाहिए वह मुझे बता देना। इस तरह वह सभी लड़कियों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखता है, क्योंकि वह जानता था कि भीड़ में लड़के कैसे बर्ताव करते हैं। अब यहाँ जाबेली उसकी केयरिंग को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और मूवी के दौरान वह चंदू को देख रही थी। फिर अगले दिन जाबेली खुद चंदू को फोन करके सॉरी बोलती है, लेकिन वह अपनी आइडेंटिटी अभी भी ओपन नहीं करती, बस वह उसे अपना नाम बता देती है, जाबेली। यह पता चलते ही चंदू चौंक जाता है और कहता है कि अरे तुम वही लड़की हो ना जो मुझसे झगड़ती थी, और आज तुम्हें अचानक क्यों, क्या हो गया, इतने अच्छे से क्यों बोल रही हो। इस तरह अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब एक दिन चंदू जाबेली से फोन पर पूछता है कि कितने दिन हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, आखिर हम मिलेंगे कब। तो जाबेली हंसते हुए कहती है कि वक्त आने पर हम जरूर मिलेंगे। इस बीच हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल के पास मंगापति की छोटी बेटी को एक लड़का एक पेपर देता है, जिसे पास खड़ा एक शख्स देख लेता है और मंगापति को जाकर बता देता है। अब रात होते ही पुलिस उस लड़के के घर पहुंच जाती है और हमें पता चलता है कि असल में उस लड़के का पिता दूध बेचने का काम करता है, लेकिन पुलिस उसके माता पिता को गांजे के झूठे केस में अरेस्ट कर लेती है। फिर जब वह लड़का अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाता है तो वह मंगापति फूफा की तरह पहले से ही बैठा होता है। अब मंगापति उसके फादर से कहता है कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी को लव लेटर दिया था, पर तभी वह लड़का कहता है कि अंकल यह सच नहीं है, वह लव लेटर नहीं बल्कि उसकी वर्कशीट थी जो आपकी बेटी स्कूल में भूल गई थी। यह सुनकर मंगापति जवाब देता है कि यह बात मुझे पता है, लेकिन दूर से देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि वह लव लेटर था। और इसके बाद फिर गांव में बात फैलती है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए मैंने इस शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और तुम लोगों की यही सजा है। वेल, अब इस बीच चंदू और जाबेली की बॉन्डिंग मजबूत हो रही थी और फिर एक दिन चंदू नित्या के घर प्रेस के लिए कपड़े लेने जाता है। वहाँ जाबेली भी उसे उसके साथ स्टडी कर रही दिखाई देती है। अब चंदू यहाँ जाबेली का नाम सुन लेता है और वह सोचने लगता है कि क्या यह वही जाबेली है, इसलिए वह कंफर्म करने के लिए उसे फौरन फोन करता है, जिसके बाद जाबेली का फोन बजता है, लेकिन वह उसे कट कर देती है। यह देखकर चंदू मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है कि अरे यह वही जाबेली है। इसके बाद वह शाम को जाबेली को फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, वह तुम नित्या की सहेली हो ना। इस तरह अब जाबेली का सच सामने आ जाता है, जिसके बाद चंदू कहता है कि चलो अब बताओ अब कब मिलोगी। तो जाबेली जवाब देते हैं कि फिक्र मत करो, किसी दिन मिलते हैं। फिर अगले कई दिनों तक चंदू से कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही आता है और इसी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। इसी बीच एक दिन निकिता चंदू को बीच के पास अपने बर्थडे पार्टी में बुलाती है और जब चंदू वहां पहुंचता है तो देखता है कि जाबेली भी वहां पर मौजूद है, इसलिए सेलिब्रेशन के बाद वह दोनों साइड में चले जाते हैं। अब चंदू से पूछता है कि तुम्हारे फोन को क्या हुआ, तो जाबेली कहती है कि वह असल में गिरकर टूट गया, वह मैंने अपने अंकल को दिया और सही होकर आ जाएगा। यह सुनकर चंदू कहता है अरे यह बात तुम इतने आराम से कैसे कर सकती हो, मैं कितना घबरा गया था। तो जाबेली पूछती है कि तुम क्यों घबराए, तो यह सुनकर चंदू चुप हो जाता है। तभी जाबेली चंदू से कहती है कि नित्या ने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि यह सही टाइम था मिलने का, जैसे मैंने तुमको बोला था कि सही टाइम पर ही हम मिलेंगे। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद चंदू अक्सर जाबेली को अपने घर अपनी माँ और बहन से मिलवाने के लिए लाने लगता है और इस बीच जब उसके फादर आने वाले होते हैं तो यह लोग जाबेली को घर में ही अंदर छुपा लेते हैं। वेल, अब एक रात मंगापति नोटिस करता है कि जाबेली देर रात तक किसी से फोन पर बात कर रही है और यहाँ उसका शक गहरा होने लगता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ तेज केस की डिटेल्स पढ़कर मोहन राव के पास जाता है और उससे कहता है कि बाहर चंदू के घर वाले खड़े, पर मोहन राव कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम उन लोगों को शाम को आने को कह दो, मैं तब तक के लिए इस केस की डिटेल देख लूंगा। अब अगली शाम जब वह दोनों फिर से आते हैं तो तेज मोहन राव को बार बार फोन करता है, लेकिन वह फोन को पिक नहीं करता। इसी बीच उन दोनों की टेंशन देखकर तेज पूछता है कि मुझे बताओ कि यह लड़का पोक्सो एक्ट में कैसे फंसा। अब सीन
यहाँ से वापस फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं कि एक दिन चंदू अपने दोस्त की दुकान पर बैठा है। तभी जाबेली उसे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। अब चंदू घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, मुझे कुछ दवा लेनी है। तो इस तरह उसे ड्रॉप करके चंदू अपने घर पहुंचता है, जहां जाबेली उसकी बहन के साथ गेम रही होती है कि इतने में चंदू का फादर वहां आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों जाबेली को घर में छुपा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मंगापति अपनी फैमिली और पुलिस के साथ चंदू के घर आके चेतावनी देता है। यहाँ इंस्पेक्टर चंदू के पिता से कहता है कि लड़की को बाहर भेजो, और वो कहता है कि कौन सी लड़की साहब? तो इंस्पेक्टर चिल्लाता है, तुझे नहीं पता, लेकिन तेरी बीवी को पता है, जल्दी से बुलाओ उसे। तो इस तरह जब जाबेली बाहर आती है तो वो वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी जाबेली की माँ उसे डांटती है कि जाबेली तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इतने में पुलिस चंदू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मंगापति घर आकर जाबेली को बेल्ट से पीटने लगता है और चिल्लाता है कि तुमने हमारी इज्जत नीलाम कर दी। तभी वो इंस्पेक्टर उसे फ़ोन करके पूछता है कि इस लड़के का क्या करना है। तो मंगापति कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, उसके खिलाफ एफआईआर करो। लेकिन तभी जाबेली की माँ उसे कहती है कि केस की ज़रूरत नहीं है, इस बार उसे वार्निंग देकर छोड़ दो। उसने जाबेली को हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन मंगापति नहीं मानता और उल्टा वो जाबेली की माँ को भी डांटता है कि देख तेरी बेटी ने क्या किया, तुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं है, आखिर तूने इसको क्या सिखाया है। अब थोड़ी देर बाद मंगापति तामू नाम के मशहूर लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चंदू पर एफआईआर करवाता है। इसके बाद दामू चंदू पर कई सेक्शन लगाता है और इसके अलावा वो पॉक्सो एक्ट भी जोड़ देता है, क्योंकि जाबेली असल में एक माइनर होती है। अब दोनों के जाने के बाद एक कांस्टेबल चंदू की फैमिली के पास जाता है और जो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं, यह कांस्टेबल उनसे कहता है कि कल तक तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, इसलिए अभी तुम लोग जा सकते हो। लेकिन चंदू के माँ बाप और दोस्त वहां से हिलते तक नहीं। इसी बीच पुलिस स्टेशन में चंदू को टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पुलिस उससे कहती है कि जुर्म कबूल कर, जबकि बेचारा चंदू सोचता है कि आखिर कौन सा जुर्म कबूल करें, मैंने आखिर क्या किया है। उधर दामू एफआईआर की कॉपी लेकर जाबेली के माँ के पास जाता है और कहता है कि आप इस पर साइन कर दो। लेकिन जाबेली की माँ कहती है कि हमें केस के चक्कर में नहीं पड़ना, पर दामू उससे समझाता है कि आप फिक्र मत करो, जाबेली को कोर्ट में आना नहीं पड़ेगा, मैं संभाल लूंगा। पर फिर भी वो इसके लिए मानती नहीं। लेकिन तभी मंगापति जबरदस्ती उसे साइन करवाता ही है। फिर जब रात होती है तो पुलिस चंदू को शिफ्ट करने के लिए बाहर है, जहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चंदू ऐसा नहीं कर सकता। अब पुलिस जज से चंदू की रिमांड मांगती है तो जज इसकी परमिशन दे देती है। इसी बीच एक पुलिस वाला चंदू के माँ बाप से कहता है कि तुम्हारे बेटे पर बड़ा केस है, इसलिए अब कोर्ट में देखिए कि उसके साथ क्या क्या होता है। अब चंदू का मुंह बोला भाई शर्मुगम एक लॉयर के पास जाता है और उसे वो एफआईआर की कॉपी दिखाता है। ये लॉयर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये केस ले लूंगा, लेकिन इसमें 50,000 की फीस लगेगी और चंदू बेल पर आ जाएगा। जब शर्मुगम इसके लिए मान जाता है और फौरन फीस का इंतजाम करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ मंगापति उल्टा उस लॉयर को भी खरीद लेता है और कहता है कि तुम इस केस को मत छोड़ो और ऐसा दिखाओ कि तुम अच्छे से केस लड़ रहे हो, लेकिन आखिर में जीत मेरी होनी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि चंदू का केस कोर्ट में आता है, जहां दामू जज के सामने केस को कुछ ऐसे पेश करता है कि जब जाबेली कोचिंग से लौट रही थी तो चंदू ने उसे अगवा किया था और ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। वो कहता है कि ये लड़का हर दिन जाबेली को फॉलो करता था और कभी कभी रास्ते से चलते हुए उसे हैरान भी करता था। इसी बीच मौका देखकर उसने उसको अगवा किया, इसलिए ऐसे लड़के को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी इसने बर्बाद की होगी। तो इस तरह इस बार चंदू की बेल खारिज हो जाती है। फिर अगले दिन दामू एक मेडिकल स्टोर वाले को गवाह बनाता है। वो कहता है कि उस दिन घर आने से पहले चंदू अपने दोस्त के साथ मेडिकल स्टोर पर रुक
रुका था, जहां उसके दोस्त ने चंदू के नाम से ही प्रिकॉशन खरीदी थी। इससे साफ हो जाता है कि उस दिन उसका जाबेली के साथ गलत काम करने का इरादा था। इस तरह आज भी उसकी बेल खारिज हो जाती है और सामने वाला वकील जानबूझकर चंदू की तरफ से कोई मजबूत दलील नहीं देता। फिर अगले दिन दामू 3 और झूठे गवाह लाता है जो कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे थे और तभी हमने चंदू को एक लड़की को अपने बाइक पर खींचते हुए देखा था। इस तरह अब झूठे गवाह बुला कर 3 दिन गुजरे थे और चंदू को बेल नहीं मिलती। फिर लास्ट में जब जाबेली को सामने लाने की बात कहता है तो वकील दामू कोर्ट में एक फर्जी डॉक्टर को लाता है जो कहता है कि इस केस की वजह से जाबेली की मानसिक हालत बिगड़ी हुई है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती। इस तरह आखिर में जज कहती है कि मैं आने वाले मंडे को फाइनल जजमेंट दूंगा, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ शरणमुगम तेजा को सारी बात बताता है और कहता है कि आज शनिवार है, कल रविवार है, फिर मंडे, इसलिए हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर मोहन राव सर के पास आए हैं। हमने उनका बड़ा नाम सुना है। अब तेजा वापस मोहन राव को फोन करता है और पूछता है कि सर आज आप ऑफिस वापस कब आएंगे, वह लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मोहन राव कहता है कि नहीं तेजा, मैं अब नहीं आ सकता, इसलिए उनसे कह दो कि वह कल सुबह आए। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह मोहन राव तेजा को अपने पास बुलाकर कहता है कि यह केस हम नहीं ले सकते। तो तेजा कहता है कि क्यों सर, हमारे पास जीतने के पूरे चांसेस है। लेकिन मोहन राव जवाब देता है कि यह इतना आसान नहीं है, इसलिए उनसे मना कर दो कि हम यह केस नहीं लेंगे। और ऐसा कहकर मोहन राव वहां से चला जाता है। इसके बाद जब शरणमुगम और उसका साथी तेजा के पास आते हैं तो तेजा कहता है कि आप फिक्र मत करो, सर की जगह मैं केस ले लूंगा, हालांकि वही मुझे गाइड करेंगे। अब चलो सीधे मंडे को कोर्ट में मिलते हैं। इस बीच वहाँ काम करने वाली लड़की लहरी उससे पूछती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों कहा। तो तेजा कहता है कि लहरी, हम इस केस को जीत सकते हैं, मुझे आज तक एक भी केस नहीं मिला, जबकि मैंने सर को सभी सवालों के जवाब दे दिए और जो सवाल उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा था उसका जवाब मैंने कई लोगों से पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब वह सवाल ही गलत है और सर मुझे उलझा रहे थे। लेकिन अब यह केस खुद मेरे पास आया है और सर ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अगर मैं ये केस ले लूंगा तो कम से कम चंदू की सजा तो कम करवा दूंगा, वह निर्दोष है। इस तरह अब मंडे को तेजा कोर्ट पहुंचता है और वहाँ मेमो सबमिट करता है। उस मेमो को देखकर जज उसे जांचता है कि आज फाइनल जजमेंट है, अब मेमो कैसे दोगे, अब कौन सी बहस बाकी रह गई है। तो तेजा रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं नया लॉयर हूँ, मुझे इस केस में कुछ साजिश लग रही है, इसलिए मैं दोबारा ट्रायल करना चाहता हूँ। जिसके बाद जज उसे उसकी परमिशन दे देता है। अब सुनवाई शुरू होती है। तो यहाँ दामू अपने पॉइंट्स रखता है, जिसके बाद तेजा कहता है कि जज साहब प्रिकॉशन खरीदना कोई क्राइम नहीं है, लोग रोज ही मेडिकल स्टोर में यह खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह लड़कियों के साथ कुछ गलत करते हैं, आप ही बताइए। वह कहता है कि जज साहब कोर्ट को सिर्फ इतना पता है कि चंदू के दोस्त ने प्रिकॉशन खरीदा, लेकिन इसके आगे क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। तो आखिर दामू यह कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि चंदू ने गलत काम किया। इसी बीच तेजा चंदू के दोस्त को गवाह बनाता है और उसे कोर्ट में उस दिन के बारे में बताने के लिए कहता है, जहां चंदू का दोस्त कहकर बोलता है कि सर उस दिन मैंने मेडिकल स्टोर से प्रिकॉशन खरीदा था और मजाक मजाक में चंदू को भी दिया था, लेकिन चंदू ने उसे साइड में फेंक दिया था और फिर वह मुझे छोड़कर वहां से चला गया था। अब तेजा जज से कहता है कि जब चंदू को अरेस्ट किया गया था तो उसके पास कोई प्रिकॉशन का पैकेट नहीं मिला। इससे साबित होता है कि जब जाबेली के साथ कुछ भी गलत करने का इरादा यह नहीं रखता था। और जरा सोचिए, अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वह उसे घर क्यों लाता, कहीं और लेकर क्यों नहीं चला जाता। इसके बाद वह दामू के उन 3 फर्जी गवाहों को भी बुलाता है जिन्होंने चंदू और जाबेली को अगवा करते हुए देखा था। अब तेजा उन सभी से सवाल करता है और प्रूफ करता है कि वह तीनों भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक गवाह कहता है कि मैं सुबह 6 बजे निकला, फिर दूसरा गवाह कहता है कि मैं 8 बजे निकला। इस तरह तेजा को पता चलता है इन तीनों के टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहे हैं, यानी जिस वक्त इन्होंने चंदू को देखा उस वक्त यह तीनों वहां
एक ही वक्त पर पहुंच नहीं सकते थे। इसके बाद तेजा जज को जाबेली के दोस्त निधि का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसमें निधि कहती है कि एमसीए क्लास के बाद में घर आई, जबकि जाबेली खुद चंदू के घर गई थी, उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। इस तरह अब तेजा जज से चंदू पर लगे इल्जाम को रद्द करने के लिए कहता है। अब जज दामू से पूछता है कि आपको कुछ कहना है, तो दामू थोड़ा टाइम मांगता है, जिसके बाद यह केस फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब कोर्ट के बाहर दामू तेजा के पास आता है और कहता है कि अच्छा केस लड़ा तेजा, लेकिन जिस लड़के के लिए तुम यह केस लड़ रहे हो वह कौन है? सिर्फ एक वॉचमैन का बेटा। तो वह तुम्हें क्या देगा, इसलिए मेरे साथ आओ, मुझसे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। यह सुनकर तेजा जवाब देता है कि सर मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और यह सुनकर दामू चुपचाप वहां से चला जाता है। जिसके बाद दामू मंगापति से कहता है कि यह तेजा बिकने वाला तो नहीं है। तो मंगापति कहता है दामू मैं यह केस हार नहीं सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसी बीच तेजा लहरी को फोन करता है और कहता है कि आज मेरा पहला दिन जबरदस्त रहा, मैंने केस को लगभग जीत ही लिया था, पर सामने वाले वकील ने और थोड़ा समय मांग लिया है। खैर अब यहाँ हमें पता चलता है कि यह बात मोहन राव को भी अभी तक पता नहीं थी कि तेजा ने चंदू का केस ले लिया है। और इसके बाद अगली सुनवाई का दिन आता है, जहाँ दामू एक वीडियो जज को दिखाता है और जज वह वीडियो तेजा और चंदू को दिखाते हैं, जिसमें तेजा के होश उड़ जाते हैं। अब वीडियो में दिखता है कि चंदू और जाबेली एक कमरे में जा रहे हैं और यह सीन किसी की शादी का था। तभी सीन यहाँ से फ्लैशबैक में आ जाता है, जहाँ देखते हैं कि एक दिन जाबेली ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी में चंदू को बुलाया था और वहां जाबेली को साड़ी में देखकर चंदू उसे देखता ही रह गया था, और उसी शादी में यह दोनों एक कमरे में गए थे। वहां की सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्ड हो गया था। वेल अब तेजा यह देखकर शॉक हो जाता है और उसे इस वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जबकि दामू अब मिर्च मसाला लगाकर यह कहता है कि जज साहब अगर लड़का लड़की कमरे में साथ में गए तो उनके बीच क्या कुछ नहीं हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। वह आगे कहता है कि चंदू पहले से ही जाबेली को परेशान करता था, जिसके चलते वह बेचारी उसके साथ उस कमरे में गई थी। वेल अब यह सब सुनकर जज इस केस को आगे पोस्टपोन कर देता है। अब कोर्ट के बाहर तेजा चंदू और उसके दोस्तों को बहुत बोलता है और कहता है कि तुमने यह बात मुझसे क्यों छुपाई, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया, इसलिए अब मैं यह केस नहीं लड़ूंगा। उधर दामू मंगापति से पूछता है कि आखिर यह वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो मंगापति कहता है कि यह दोनों हमारे परिवार की एक शादी में मिले थे, जहाँ वीडियोग्राफर ने इन दोनों को साथ में देखकर मुझे इसके बारे में बताया था, और जब मैंने उस दिन का सीसीटीवी देखा तो मुझे यह दोनों एक कमरे में जाते दिखे, और मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांगता हूँ। जब मैंने उस दिन का सीसीटीवी देखा तो मुझे यह दोनों एक कमरे में जाते दिखे, और उस दिन मैंने यह वीडियो अपने पास संभाल कर रख लिया। उसके बाद मैंने जाबेली का फोन ट्रैक करवाया तो वह चंदू के घर की लोकेशन शो कर रहा था, जहां मैं पुलिस और फैमिली के साथ उसे अरेस्ट करवाने के लिए पहुंचा। अब मुझे लग रहा है कि मैं यह केस हार जाऊंगा, इसलिए मैंने आखिर में यह वीडियो तुम्हें दे दिया ताकि अपना केस स्ट्रॉन्ग बन सके। खैर अब हम देखते हैं कि तेजा बिना किसी को बताए अपने गांव चला जाता है, जहां उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम अचानक घर क्यों आए। तो तेजा कहता है कि कुछ नहीं माँ, बस 4 दिन रुककर यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच तेजा के जाने के बाद शरण मुगम दूसरे वकीलों से मिलने लगता है, लेकिन तभी एक वकील कहता है कि चंदू को बाहर लाने का बस एक ही रास्ता है, तुम जाबेली के फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो इस तरह अब चंदू के माता पिता और कुछ दोस्त अब जाबेली के घर जाते हैं। उधर जाबेली की माँ और दादा को भी केसबाजी पसंद नहीं होती और वह भी सोचते हैं कि लड़के का फ्यूचर खराब हो जाएगा, लेकिन तभी इतने में मंगापति वहां आ जाता है और हंगामा खड़ा कर देता है और कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो। लेकिन तभी चंदू के माता पिता उसके पैर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। पर मंगापति को उन पर रहम नहीं आता और वह सबको भगा देता है। इस बीच जाबेली की माँ को भी जाबेली से कोई बात नहीं करनी थी और जाबेली भी अपना कॉलेज छोड़ देती है। खैर अब 2 दिन के बाद मोहन राव ऑफिस लौटता है, जहां एक लॉयर फोन पर उसे तेजा के बारे में बताता है कि वह अब उस चंदू का केस लड़ रहा है। इसी बीच लहरी भी उसे सब बता देती है। उसके बाद रात को मोहन राव और लहरी तेजा के गांव पहुंच जाते हैं। अब मोहन राव उससे पूछता है कि क्या हुआ तेजा, ऑफिस क्यों नहीं आए, पर तेजा उसे कोई जवाब नहीं देता और नजर नीचे कर लेता है। लेकिन तभी मोहन राव कहता है कि तुमसे इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुमने यह केस लिया, बल्कि मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुमने उसको बीच में छोड़ दिया। अब मोहन राव उसे समझाता है कि तुम जल्दी डिसीजन ले लेते हो, देखो मैं तुम्हें
एक केस के बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है कि एक केस में लॉरी ड्राइवर ने एक शख्स को मार दिया था और मैंने उसका केस लड़ा था। अब लोग मुझे ब्लेम करने लगे थे और सब कहते थे कि ड्राइवर की गलती है, उस आदमी की कोई गलती नहीं। जबकि किसी ने यह नहीं सोचा कि मरा हुआ शख्स वहां खुद को मारने आया था, यानी वह किसी बात से दुखी था, इसलिए उसने खुद की जान ले ली थी। यह बात मैं समझ गया था, पर मैंने फिर भी कोर्ट में यह बात सामने नहीं रखी, क्योंकि अगर वह उसे दोषी बनाते तो उसके नाम पर चल रही LIC ऑफिस का पैसा उसके परिवार को नहीं मिलता, क्योंकि फिर वह एक एक्सीडेंट नहीं माना जाता। वही दूसरी तरफ अगर मैं ड्राइवर को दोषी बना देता तो उस पर जुल्म होता, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने यह दिखाया कि वह आदमी सड़क पार करते हुए ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए जा रहा था और ध्यान न देने पर वह गलती से ट्रक के सामने आ गया। अब ट्रक लदा हुआ था, इसलिए वहां रुका नहीं और वह आदमी मारा गया। अब इससे वह ड्राइवर भी बच गया और एक्सीडेंट भी साबित हो गया और उस आदमी के परिवार को क्लेम भी मिल गया। अब तुम सोचो कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था ना, उस ट्रैक पर किसको बचाओगे, तो तुमने फटाक से जवाब दे दिया था। लेकिन अगर तुम पूछते कि वह 5 लोग और एक बंदा वहां क्या कर रहे थे, तो वह सही जवाब होता। इसलिए नतीजे पर पहुंचने से पहले सारी भावनाओं को तलाश लो, उसके बाद ही अपना फैसला लो। इस तरह तेजा को समझाकर मोहनराव वहां से चला जाता है। खैर, अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है तो तेजा अपनी सीट पर नहीं दिखता, पर इससे दामू और मंगापति खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक तेजा कोर्ट में आता है और कहता है कि वह चंदू का केस लड़ने को तैयार है। इसके बाद तेजा उस इंस्पेक्टर को गवाह गृह में बुलाता है जिसने चंदू पर इस केस का इल्जाम लगाया था और उससे पूछता है कि यह रेप केस कैसे हुआ। तो इंस्पेक्टर कहता है कि उस वीडियो में सबने देखा कि चंदू जाबेली के साथ कमरे में गया था। तो तेजा जवाब देता है, यानी आपने नहीं देखा, सिर्फ अंदाजा लगाया। मुझे बताइए कि जब इस केस का कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं है तो आपने यह कैसे डिसाइड कर लिया कि चंदू ने ऐसा किया। इसके बाद तेजा जाबेली के माँ को बुलाता है और पूछता है कि वीडियो देखने के बाद क्या आपने जाबेली से पूछा था कि कमरे में क्या हुआ था। तो माँ कहती कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पूछा। तो तेजा कहता है, फिर आपने भी मान लिया जाबेली के साथ कुछ गलत हुआ है। यह सुनकर वह चुप हो जाती है। इसके बाद तेजा जज से कहता है कि सर, कमरे में क्या हुआ यह सिर्फ चंदू और जाबेली दोनों ही जानते हैं, पर जाबेली को हम कोर्ट में नहीं बुला सकते, इसलिए आप प्राइवेसी के लिए चंदू से पूछ सकते हैं। इसके बाद जज सबको बाहर भेजते हैं और फिर कोर्ट में सिर्फ तेजा, दामू, चंदू और जज रहते हैं और यहाँ वह उनको उस रात की बात बता देता है। इसी बीच तेजा उस डॉक्टर को बुलाता है जो जाबेली का इलाज कर रहा था। तो यहाँ तेजा पूछता है कि जाबेली की हालत कैसी है। तो डॉक्टर कहता है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसलिए वह मेंटली अनस्टेबल है और हादसे से उबर नहीं पाई और हफ्ते में 1-2 बार हॉस्पिटल आती है। फिर यह सुनकर तेजा पूछता है कि वह अकेली आती है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, उसकी माँ उसके साथ आती है। फिर तेजा पूछता है कि ट्रीटमेंट के सेशन में आपको कितना टाइम लगता है। तो डॉक्टर कहता है कि यह डिपेंड करता है, कभी कभी पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो टाइम लगता है। जिसके बाद तेजा कोर्ट में एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह एक दिन पहले डॉक्टर के अटेंडर से जाबेली की फोटो दिखाकर यह पूछता है कि इसे जानते हो। तो अटेंडर, इसे मैंने कभी देखा नहीं। तो तेजा जज से कहता है कि अगर जाबेली हॉस्पिटल जाती है तो अटेंडर उसे पहचान जाता, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यह सुनकर दामू कहता है कि यह वीडियो फेक हो सकती है। तो तेजा जवाब देता है कि एक काम करते हैं, उस अटेंडर को कोर्ट में बुलाते हैं। इस तरह जज उसे दोपहर का टाइम देता है। इसके बाद अटेंडर कोर्ट में आता है जहां तेजा उसे पूछता है कि जाबेली और उसकी माँ हॉस्पिटल आती है। तो अटेंडर कहता है हाँ, हफ्ते में 2 बार आती है। यह सुनकर तेजा समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे भी अपने साथ मिला लिया है, इसलिए अब तेजा उसके सामने 2 फोटो रखता है और कहता है कि इसमें से जाबेली की माँ कौन है। तो अटेंडर हिचकिचाते हुए कहता है कि चंदू की माँ को जो फोटो होता है वो चुन लेता है और फिर घबरा कर कहता है कि नहीं, वह यह नहीं है। लेकिन असल में वह दूसरी फोटो भी तेजा की माँ की होती है, यानी दोनों फोटो में जाबेली की माँ थी ही नहीं। इससे जज समझ जाता है कि वह अटेंडर बिका हुआ है और मंगापति ने उसे खरीद लिया है। अब तेजा कहता है कि जाबेली मेंटली अनस्टेबल नहीं है सर, यह सब कुछ झूठ है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाबेली को कोर्ट में लाया जाए। तो आखिर में जज अपना ऑर्डर देता है और नेक्स्ट हियरिंग में जाबेली को आने की बात करता है। यहाँ मंगापति जाबेली से कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में जाना ही, इसलिए अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो सोच समझ कर अपना स्टेटमेंट देना, क्योंकि तुम्हारे फैसले का असर घर की सारी
लड़कियों पर पड़ेगा। वेल अब अगले दिन सुनवाई शुरू होती है, जहां दामू कहता है कि जाबेली मिसिंग है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकती। लेकिन शौक लगता है जाबेली और उसकी माँ कोर्ट में आते हैं। असल में मंगापति ने उसकी माँ से कहा था कि आज कोर्ट में झूठी बात कहना, पर ससुर ने फोन करके सच पता कर लिया था और यह बात जाबेली को बता दी थी। अब तेजा पहले मंगापति को बुलाता है और सवाल करके प्रूफ करता है कि उसने इंस्पेक्टर, गवाह और अटेंडर को खरीदा था। इसके बाद वह जाबेली को बुलाता है और जज से कहता है कि सर, अब आप जाबेली से पूछें कि उस कमरे में क्या हुआ था। तो जाबेली बताते हैं कि शादी में मैंने चंदू को ऊपर बुलाया था, जिसके बाद हम वहां बैठकर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि हम बाद में क्या करने वाले हैं। चंदू अपना काम करने के बारे में कह रहा था, जबकि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बारे में उसे बता रही थी। इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई। यह सुनकर तेजा जज से कहता है कि आरोपी और विक्टिम के ये बयानों से साफ होता है कि चंदू ने जबरदस्ती नहीं की और यहाँ तक कि कोई भी गलत काम नहीं हुआ। वह आगे कहता है कि असल में जाबेली जब माइनर थी इसलिए पॉक्सो एक्ट लगा, जबकि 20 दिन बाद वह 18 की होती तो केस ही नहीं बनता। जिसके बाद जज चंदू के हक में फैसला सुनाता है और मंगापति और पुलिस पर इंक्वायरी बिठा देता है। अब चंदू को बाहर देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। तभी चंदू भी तेजा को गले लगाकर रोने लगता है। इसी बीच मंगापति जाबेली की माँ से कहता है कि मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी समझा, लेकिन इतने में जाबेली की माँ उसे थप्पड़ मारकर जाबेली को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद चंदू अपनी पढ़ाई शुरू करता है और जाबेली की माँ उसे कोचिंग भेजना शुरू कर देती है। फिर एक दिन जाबेली बस का इंतजार कर रही होती है और सामने चंदू भी बस स्टॉप पर होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जाबेली उसे कहती है कि आज मेरा 18th बर्थडे है। यह सुनते ही चंदू उसे गले लगाता है। फिर मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस, कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।